हेलो बच्चों। आज फिर से सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, उन सारी बातों को हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। पहला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने जाना था कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनके कण का आकार, द्रव्यमान और गुण एक जैसे होते हैं, उनको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। और वे पदार्थ जिनके कणों का आकार, द्रव्यमान और गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम लोगों को अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो हम लोग ये विचार करेंगे कि हाँ, देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं। तो देखो, अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा हम लोगों को पता है कि वे पदार्थ जिनके कणों का आकार, गुण और द्रव्यमान ये अगर तीनों भिन्न भिन्न हैं, तो हम उस पदार्थ को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब हम सोचेंगे कि ये जो दूध है, क्या दूध शुद्ध पदार्थ है? तो सामान्यतया देखने में तो यही लगता है कि दूध एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन वास्तव में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्योंकि शुद्ध दूध दूध क्या है? दूध दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। जैसे दूध में जल होता है, दूध में वसा होता है, दूध में प्रोटीन होता है। तो ये सब क्या है? ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के कण जो होते हैं वो गुणों में, द्रव्यमान में और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से दूध एक अशुद्ध पदार्थ है। ऐसे ही और भी बहुत सारे पदार्थों के बारे में अगर सोचा जाए तो वो भी क्या है? वो भी अशुद्ध पदार्थ है। फिर इसके बाद में जब अशुद्ध पदार्थ जानेंगे तो फिर जानेंगे मिश्रण और मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण क्या होते हैं? जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उन्हीं को तो हम मिश्रण भी कहते हैं। जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें उपस्थित घटक कणों का संगठन पूरे पदार्थ में एक जैसा हो, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम कहते हैं विलयन। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे मिश्रण जिनमें घटक कणों का संगठन संपूर्ण विलयन में एक जैसा नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है तेल और जल का मिश्रण, चाय पत्ती और चीनी का मिश्रण। लेकिन हमारे समांगी मिश्रण यानी कि विलयन का क्या उदाहरण है? दूध और जल का मिश्रण, दूध और चीनी का मिश्रण। ये सब क्या है? ये सब विलयनों के उदाहरण है, यानी कि समांगी मिश्रणों के उदाहरण है। फिर इसके बाद में विलयन और विलयन के घटक। तो विलयन तो हमको पता है, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, या हम ऐसा कहें कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे कि चीनी और जल का मिश्रण, जैसे कि दूध और जल का मिश्रण आदि। फिर इसके बाद में विलयन के घटक अगर देखे जाए तो विलयन में दो घटक होते हैं। विलयन का एक वो घटक होता है जिसकी अवस्था विलयन के जैसी ही अवस्था होती है, यानी कि उसको हम बोलते हैं विलायक। और जिस पदार्थ के जिस घटक की संपूर्ण मात्रा विलीन होती है, गायब होती है, उसको हम बोलते हैं विलेय। जैसे चीनी और जल के मिश्रण की बात की जाए तो चीनी और जल के मिश्रण में चीनी क्या है? चीनी विलेय है, क्योंकि चीनी विलीन है। और अगर हम जल की बात करें तो जल की अवस्था शरबत यानी कि मिश्रण की अवस्था के जैसी ही है। तो जल क्या है? जल है विलायक। फिर इसके बाद में विलयन के कई सारे रूप हैं, जैसे संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन स्थिर ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं।
फिर आता है हमारा असंतृप्त विलयन, यानी कि स्थिर ताप पर किसी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें अभी विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। फिर आता है अति संतृप्त विलयन, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें ताप बढ़ाकर भी हम विलेय की और अधिक मात्रा न घोल सके, उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। फिर आता है सांद्र विलयन, अगर प्रति लीटर विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो तो हम उसको बोलेंगे सांद्र विलयन, और अगर प्रति लीटर विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तो हम उसको बोलेंगे तन विलयन। यानी कि अगर विलयन गाढ़ा है तो उसको बोलेंगे सांद्र, और अगर विलयन पतला है तो उसको बोलेंगे तनु। तो जितना ज्यादा गाढ़ा उतना ज्यादा सांद्र, जितना कम गाढ़ा उतना ही कम, यानी कि उतना ही तनु। फिर आता है विलयन की सांद्रता एवं सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता क्या है? यानी कि विलयन की एक निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की जो मात्रा घुली होती है उसी को हम बोलते हैं सांद्रता। और सांद्रता को व्यक्त करने की दो विधियां हैं, एक भौतिक यूनिटों वाली विधियां और दूसरी रासायनिक यूनिटों वाली विधियां। तो भौतिक यूनिटों वाली विधियां ही हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो भौतिक यूनिटों वाली विधियां कितनी है? 3। यानी कि एक होती है भार प्रतिशतता, एक होती है आयतन प्रतिशतता और एक होती है भार आयतन प्रतिशतता। तो भार प्रतिशतता की अगर हम बात करें तो क्या होता है? अगर 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम उपस्थित होते हैं तो उनकी मात्रा को हम बोलते हैं उस विलयन की ग्राम, यानी कि भार प्रतिशतता। यानी कि 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम उपस्थित होते हैं उसकी सांद्रता को हम भार प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं। फिर आता है हमारा आयतन प्रतिशतता। 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय पदार्थ के जितने मिलीलीटर घुले होते हैं उनकी सांद्रता को हम आयतन प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं। यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय पदार्थ के जितने मिलीलीटर घुले होते हैं उनकी सांद्रता को हम ग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं? आयतन प्रतिशतता बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है भार आयतन प्रतिशतता, यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होते हैं उनके ग्रामों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? उस विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम उपस्थित होते हैं उनकी सांद्रता को हम भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फिर आता है वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है उनको बोलते हैं वास्तविक विलयन। फिर इसके बाद में आता है निलंबन, यानी कि वे विलयन जिनके कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से भी अधिक होता है उनको हम बोलते हैं निलंबन, जैसे बालू और जल का मिश्रण। फिर आता है कोलाडी विलयन, ऐसे विलयन जिनके कणों का व्यास यानी कि साइज, आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है उनको हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन। आगे इनके गुणों को हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। फिर आता है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो मिश्रण में 2 या 2 से अधिक घटक उपस्थित हो सकते हैं, उन सभी घटकों को अलग करना ये कहलाता है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए कई सारी विधियां हैं, जैसे कि पृथक्करण विधि, साधारण आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि और वर्ण लेखन विधि। इन सारी विधियों का अगले भाग में बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आता है वायु से गैसों का पृथक्करण। तो हमको पता है कि ये जो वायु है, जो हमारे चारों तरफ वायु है, ये वायु कई गैसों का मिश्रण है। अगर हम जितनी भी गैसों का मिश्रण है उन सभी गैसों को अलग करना चाहें या अलग करें तो यही कहलाता है वायु से गैसों का पृथक्करण। तो उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि कोई भी पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलता है तो इस बदलने को बोलते हैं परिवर्तन।
और ये परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो होते हैं भौतिक परिवर्तन। और जो रासायनिक रूप से होते हैं, यानी कि जिनको हम समझ नहीं सकते हैं, जो एक अभिक्रियाओं पर आधारित है, उनको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इनके बारे में भी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है शुद्ध पदार्थ एवं उनके प्रकार। तो पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि शुद्ध पदार्थ होते क्या है। वे पदार्थ जिनके कणों का आकार, द्रव्यमान और गुण एक जैसे होते हैं वो कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व वो होते हैं जिनके सभी कणों का आकार, द्रव्यमान और गुण एक जैसे हों, लेकिन उन कणों को क्या हो और छोटे कणों में विभाजित ना किया जा सके, जैसे लोहा, तांबा, ये सब क्या है, ये सब है तत्व। फिर आता है यौगिक, यानी कि ये भी शुद्ध पदार्थ है, यानी कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनके कणों के आकार, द्रव्यमान और गुण तो समान होते हैं, लेकिन इनके कणों को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जा सकता है, तो इनको हम बोलते हैं यौगिक। और हाँ, एक बात और, यौगिकों में तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। फिर आता है मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो यौगिक हम लोग जानते हैं, मिश्रण हम लोग जानते हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है वो भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर आता है पाठनिहित प्रश्न, यानी कि इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न किताब में दिए गए होंगे उन सारे प्रश्नों के उत्तर को हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोगों ने थोड़ी सी समरी देखी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो अगले एपिसोड से हम लोग पढ़ेंगे इन सारी बातों के बाद, इन सारी चीज़ों के बारे में बड़े डिटेल से। तो फिर मिलते हैं इन सारी चीज़ों के साथ आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।